नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं सारस्वत आप सभी के समक्ष भारत की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता अध्याय 3 जो है, और इसके अंदर हम ये वीडियो 10वां वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता से। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है महाभारत। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाभारत की। महाभारत के बारे में आप सभी जो है बहुत जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, तो आज जान जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। महाभारत का दर्जा जो है विश्व की मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो है श्रेष्ठतम रचनाओं में जो है इसका दर्जा है। किसका? महाभारत का। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय में इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। ठीक है, बहुत से अधिकारी विद्वान जो है प्रमाणिक संस्करण को जो है प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में जो है व्यस्त हैं, लेकिन कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए गए हैं, लेकिन कार्य अब भी अधूरा है। फिर कहते हैं, शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। ठीक है, इसमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा में एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताते हैं कि आर्यों में जो है स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा में एक विशेष नायिका, जो महाभारत की नायिका है, विशेष नायिका, उसने साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। अब यहाँ पे कहते हैं कि धीरे धीरे यहाँ से पहले मौजूद आदिवासी के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक जो धर्म था इसमें भी संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। ठीक है, ये सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप जो है ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। फिर कहते हैं, यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है, महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान को जो है भारत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यवर्त। ठीक है, आर्यावर्त यानी आर्यों का देश। ठीक है, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। आर्यावर्त जो नाम था भारत का, वो उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है।
रामायण की कथा जो है दक्षिण में आर्यों का विस्तार किस प्रकार से हुआ, उसकी कहानी क्या है, कौन है, रामायण है। ठीक, वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। ठीक है, जो गृह युद्ध विराट गृह युद्ध हुआ था जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है, इसका जो है समय काल लोग बताया करते हैं कि 14वीं शताब्दी के आसपास है। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एक अधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। ठीक है, वह लड़ाई जो है जो दक्षिण भारत था उस पर एक तरफा मतलब एक लोगों का जो है एक अधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी उत्तरी भारत के लिए। ठीक है, दक्षिणी भारत नहीं, उत्तरी भारत के लिए वह लड़ाई यानी महाभारत की लड़ाई संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस अवधारणा के अनुसार जो है आधुनिक अफगानिस्तान जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा उसका भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, ठीक है, कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। अफगानिस्तान का जो बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था, इस हिस्से को प्राचीन काल में गांधार कहा जाता है और जिसे अभी वर्तमान काल में कंदहार शहर का नाम पड़ गया है। ठीक है, अब जो है वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। जो मुख्य शासक रहता है धृतराष्ट्र, उसकी पत्नी का नाम गांधारी पड़ा यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। ठीक है, बल्कि जो हमारा दिल्ली नाम का आधुनिक शहर है वो नहीं था, इसके निकट इसके आसपास बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर थे, इसी समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ है और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है। ठीक है, धर्म जो कि कर्तव्य और जिम्मेदारी का सम्मिश्रण जो है धर्म है। ठीक, कर्तव्य है और जिम्मेदारियां, इनको मिला दे के तो धर्म बन जाएगा। समय के साथ बदलता है। ठीक है, जो हमारे कर्तव्य हैं वो समय के साथ बदलेंगे, समय के साथ हमारी जिम्मेदारियां बदलती हैं, उसी तरह समय के साथ जब हमारी जिम्मेदारियां तथा हमारे कर्तव्य बदलेंगे तो हमारा धर्म भी बदलेगा। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से आत्मशासन से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। यहाँ पे जो है जो महाभारत है, पूरा महाभारत एक विराट
युद्ध पर केंद्रित है। ठीक है, खूब विशाल युद्ध पर जो है महाभारत महाकाव्य क्या है, केंद्रित है। अब यहाँ पे इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध या मकसद यहाँ से था कि हिंसा की मानसिकता का अभाव था तथा आत्मानुशासन से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। महाभारत जो है एक ऐसा समृद्ध मतलब पूरी तरह से संपूर्ण समृद्ध भंडार है जिनमें अनमोल चीज़ें जो है ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। ठीक है, आप किसी दूसरे के साथ ऐसा आचरण व्यवहार मत करिए जो खुद आपको ही न स्वीकार हो। ठीक है, ये महाभारत को हम एक लाइन में जो है बताए। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो बात लोकहित में नहीं है, जिसे करते हुए आपको शर्म आए, उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। ठीक है, कौन कौन से सफलता के साधन हैं जो महाभारत में वर्णित किए गए हैं? तो सच्चाई है, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन हैं। जाति और कुल नहीं है, जाति और वंश नहीं है। ठीक है, सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वालों पर व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। ठीक है, असंतोष अगर आपको है तो आपका प्रगति का प्रेरक है, आपको प्रगति करने की जो है लालसा उत्पन्न करता है। आप और प्रगति करें तथा और अपने असंतोष को संतोष में बदलें। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाते हुए उन्होंने कह डाला, जो आज हमारे मनुष्य के लिए आदर्श है, जिसे हम पढ़कर जी सकते हैं। बहुत सी चीज़ें कहा, योगः कर्मसु कौशलम, योग करने वाले का कार्य कुशलता पूर्वक हो जाता है। यहाँ पे भी कहा गया है कि जो बात लोकहित में नहीं है या तुम्हें करने में शर्म आती है उसे कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, धन के पीछे दौड़ने वालों पर व्यंग्य है, रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है। यदि आपको असंतोष है तो आपकी प्रगति को प्रेरक है, आपको प्रेरणा दे रहा है कि आप आगे बढ़िए तथा अपने असंतोष को संतोष में लाइए। तो इस प्रकार से भाग 10 जो है महाभारत संपूर्ण होता है। मिलते हैं अगले भाग में, और चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस जो है मिलती रहें। थैंक यू सो मच, और ध्यान रखिएगा कि प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।